नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत उसी के साथ सुपर प्राइम टाइम की। हमास का एग्जिट वॉर, गाजा का द्वितीय चरण संहार। तेल अवीव से सबसे विध्वंसक खबर यही है, सीज फायर खत्म हो चुका है और महाविनाशक युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इजरायल सरकार ने मंशा जाहिर कर दी है कि दूसरे चरण में दक्षिण गाजा का हाल उत्तरी गाजा जैसा कर दिया जाएगा। अरब से अमेरिका तक तनाव फैल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री तीसरी बार इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं। दक्षिण गाजा संहार रोकने के सारे समाधान असफल हो चुके हैं। देखिए आखिर क्यों इजरायल दक्षिणी गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर की सुबह विनाशक जंग कैसे शुरू होने वाली है और क्या है इजरायल का हमास एग्जिट वॉर ब्लूप्रिंट। אז התשובה שלי היא חד משמעית כן. יחזרו לפעולה בכל רחבי עזה. गाजा में युद्ध का दूसरा चरण अटल है। शांति और बारूद के बीच बस कल है। कल का सूरज उगने से पहले यह तय हो जाएगा कि गाजा महाविनाश के दूसरे चरण से कितने पल दूर है। गाजा विनाश के दूसरे चरण का आरंभ 28 नवंबर की तस्वीरों से ही हो गया था, जब दक्षिणी गाजा पर इजरायल ने बारूदी वर्षा की थी। तीस नवंबर की सुबह ही गाजा में सीज फायर खत्म हो गया। वेस्ट बैंक में भी सीज फायर खत्म होते ही भीषण जंग शुरू हो गई। इसके साथ ही यरूशलेम में गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने आईडीएफ को निशाना बनाया। इस हमले में इजरायल के 3 जवान मारे गए। हालांकि जवाबी एक्शन में इजरायल ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। युद्ध छिड़ने के बाद बातचीत को जारी रखने के नाम पर एक दिन और सीज फायर बनाए रखने पर सहमति बनी, लेकिन जमीन पर जंग नहीं रुकी। अब गाजा विनाश के लिए इजरायल के सैनिक और आर्टिलरी तैयार हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि अब हमास की शर्तें मानने को इजरायल तैयार नहीं है और ना ही हमास बिना शर्तों के बंधकों को रिहा करने वाला है। हमास ने इजरायल को 7 महिला बच्चे बंधक सौंपने का प्रस्ताव रखा। 3 बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपने का प्रस्ताव दिया। दावा किया कि ये बंधक इजरायली बमबारी में मारे गए। इजरायल हमास के आरोप पर भड़क गया। जंग छिड़ने का दूसरा कारण ये है कि हमास ज्यादातर नागरिक बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास की कैद में फिलहाल 159 बंधक होने का अनुमान है। इनमें 150 इजरायली सैन्य कर्मी हैं। हमास एक सैनिक के बदले 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। हमास की शर्तें इजरायल मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। 29 नवंबर की रात को इजरायल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय कर लिया गया कि फौज को गाजा पर हमले के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा जाए।
בימים האחרונים אבל אני שומע שאלה, האם לאחר מיצוי השלב הזה של החזרת חטופינו, ישראל תחזור ללחימה? אז התשובה שלי היא חד משמעית כן. אין מצב שאנחנו לא חוזרים ללחימה עד הסוף. זו המדיניות שלי, הקבינט כולו עומד מאחוריה, הממשלה כולה עומדת מאחוריה, החיילים עומדים מאחוריה, העם עומד מאחוריה, זה בדיוק מה שנעשה. ये भी तय है कि दूसरे चरण में होने वाले हमले पहले चरण से ज्यादा बड़े और विनाशक होने वाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख आरजी हालेवी ने कहा है कि इजरायल ये जानता है कि क्या करना है और इसके लिए पहले से ज्यादा बड़ी रणनीति तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि इस बार गाजा पर पहले से ज्यादा बड़ा धावा बोला जाएगा और ऑपरेशन उत्तरी गाजा तक सीमित नहीं होगा। יחזרו לפעולה בכל רחבי עזה. אם יש למישהו ספק, אנחנו נמשיך, נתמרן ונגיע עד להכרעת האויב ולהחזרת החטופים לביתם. यानी ये तय हो चुका है कि इस बार ऑपरेशन का टारगेट दक्षिणी गाजा बनने वाला है, जो युद्ध के पहले चरण में बमबारी से बचा हुआ था। दक्षिणी गाजा में इजरायल एक बड़े लक्ष्य के साथ ऑपरेशन शुरू करने वाला है। दक्षिणी गाजा में इजरायल का प्लान क्या है, यहां उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा, उसे मैप से समझिए। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा अल बुयूकी, अल बुयूक, खिरबत अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनुस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लेगी। इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद है। इसे खत्म करने का प्लान है। सबसे भीषण हमले खान यूनुस में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कस्साम की टॉप लीडरशिप रहती है। इन्हें इजरायल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजरायल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। 5 दिन की सुलह के बाद कलह का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि हमास भी नहीं चाहता है कि इजरायल के बंधकों की रिहाई जल्द की जाए। अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा कर दिया तो वो कवच विहीन हो जाएगा। इसके बाद इजरायल बड़े हमले करेगा और आईडीएफ को रोकने के लिए हमास किसी तरह मजबूर नहीं कर पाएगा। जंग के दूसरे चरण में प्लान है दक्षिण गाजा की तबाही, और अब अमेरिका भी इजरायल के इस प्लान से चिंता में है। हालात बिगड़ते देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 7 अक्टूबर के बाद तीसरी बार अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका चाहता था कि सीज़फायर लागू रहे, लेकिन अब इजरायल के समर्थन में है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण गाजा में इजरायल को ऑपरेशन जोन घटाना चाहिए, फिलिस्तीनियों के लिए एक सुरक्षित जोन बनाना चाहिए, उत्तरी गाजा की तरफ बड़े पैमाने पर नागरिक न मारे जाएं। अमेरिका ने इजरायल से कहा है कि उसे यह तय करना होगा कि नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा न हो, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन इजरायल ने अपने टारगेट तय कर रखे हैं, और ये 3 टारगेट हैं: गाजा से हमास का एग्जिट वॉर, बंधकों की घर वापसी, गाजा में खतरे का खात्मा। गाजा से खतरे के खात्मे का मतलब साफ है,
हमास की रणनीति बनाने वाली टॉप लीडरशिप का सफाया, हमास के ठिकाने नष्ट करना, अल कस्साम ब्रिगेड का सफाया, गाजा में हमास के ओवरग्राउंड वर्कर्स का खात्मा, गाजा में हमास के समर्थकों का खात्मा। הלחימה תימשך ותתרחב לכל מקום שנדרש ברחבי הרצועה. לא יהיו ערי מקלט. עד שתושבי בארי ושדרות, שלומי ומטולה יוכלו לשוב בבטחה לקרקע שהיא חלק מהם והיא חלק מאיתנו. यानी इजराइल के टारगेट पर हर वो इंसान है जो किसी न किसी तरह हमास से जुड़ा है, और यही संकेत है कि गाजा का भविष्य सिर्फ विनाश है। अब गाजा के 23 लाख नागरिकों का क्या होगा, ये सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने FPV ड्रोन से हमला किया। मरियंस्की इलाके में यूक्रेनी मोर्चे पर यह हमला किया गया। FPV ड्रोन के जरिए रूस ने करा है यह हमला। सिर्फ हमास नहीं, लगता है अब फिलिस्तीन नाम का वजूद भी खत्म कर देना ही इजराइल का मकसद है। वेस्ट बैंक में गाजा की तरह ही जबरदस्त रफ्तार में ऑपरेशन चल रहा है। हमास समर्थकों और जेनिन ब्रिगेड को खत्म करने का लक्ष्य बताकर वेस्ट बैंक में दाखिल हुई इजरायली फौज ने कई इलाकों में अपनी कार्रवाई की है। इजराइल के तेवर से लग रहा है कि इस बार वेस्ट बैंक को पूरी तरह से इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। दावा यह भी है कि इस बार गाजा और वेस्ट बैंक में पूरा कंट्रोल इजरायली सरकार अपने हाथों में लेगी और फिलिस्तीन के किसी भी संगठन के साथ कोई साझेदारी नहीं की जाएगी। चंद मिनटों में पूरी मैगजीन खाली। इजरायली सैनिकों के हाथों में आग उगलती अमेरिकी राइफल। अख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर से मशीन गन से गोलियों की बरसात, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और उससे भी घातक टैंक के गोले। वेस्ट बैंक की सड़कों पर इजरायली सेना इन्हीं हथियारों से कहर बरपा रही है। रामल्ला, तुलकर्म और जेनिन जैसे इलाकों में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से इजरायली आर्मी का ऑपरेशन जारी है। हमास के समर्थकों और जेनिन ब्रिगेड के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा चुका है। वेस्ट बैंक में इजराइल का सबसे बड़ा मिशन जेनिन ब्रिगेड को खत्म करना है। इजरायली सेना ने जेनिन के 2 कमांडरों को ढेर करने का दावा किया है। हालांकि जेनिन ब्रिगेड इस दावे को गलत बता रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक सेना ने जेनिन बटालियन के 2 सीनियर नेता को मार गिराया। जेनिन कैंप में सेना और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों में मुठभेड़ हुई। मोहम्मद अल जुबैदी और अबू वतन नाम के कमांडर मारे गए। जेनिन में इस वक्त युद्ध का सबसे भीषण दौर शुरू हो गया है। गोलियों की आवाज के बीच एक बड़े इलाके में आग लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना विद्रोहियों से निपटने के लिए उनके ठिकानों को जला रही है। जेनिन में इस जंग की वजह आपको बताते हैं। इजरायली सैनिक जेनिन के कैंपों को आतंकियों का गढ़ बताती है।
कैम्प में इस्लामिक जिहाद हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा करती है। जेनिन में इजरायली सेना की सबसे बड़ी मुसीबत जेनिन ब्रिगेड है। इजरायल में हमास के हमले के बाद से ही इजरायल की सेना ने यहां सर्च अभियान शुरू कर दिया था। जेनिन कैंप में इजरायल के लिए इस वक्त जेनिन ब्रिगेड ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह फिलिस्तीन में सबसे नए चरमपंथी गुटों में से एक है। 2021 में पीआईजे के एक लड़ाके जमील अल अमौरी ने इसे बनाया था। जेनिन कैंप में यह संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसे ही ठिकाना माना जाता है। जेनिन ब्रिगेड में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके शामिल हैं। हालांकि इजरायल की सेना इसे बहुत ताकतवर नहीं मानती, लेकिन मौजूदा तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि जेनिन ब्रिगेड का समर्थन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। गोलियां बरसाने के अलावा इजरायली फौज यहां कई बुलडोजर के साथ पहुंची है। मकानों के साथ गाड़ियों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। रामल्ला की इन तस्वीरों से वेस्ट बैंक के हालात का अंदाजा हो रहा है। सेना की गाड़ी पर एक साथ कई पेट्रोल बम फेंके गए। इस दौरान कई धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में इसी तरह लगातार हमले हो रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस बीच वेस्ट बैंक में भी हमास समर्थकों को पकड़ने के नाम पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। अब सवाल है कि आखिर इजरायल का मकसद क्या हो सकता है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि उनका मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं है। फिर इजरायल भविष्य में क्या करना चाहता है? सवाल यह भी है कि वेस्ट बैंक में इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायल इस बार गाजा में बफर जोन बना सकता है। वेस्ट बैंक की तरह नॉर्थ गाजा में सेना की तैनाती कर सकता है। गाजा में वेस्ट बैंक की तरह सेना की कई चौकी बनाई जा सकती हैं। गाजा का कंट्रोल नाम के लिए किसी खास पार्टी या ग्रुप को मिल सकता है। गाजा हमास का अड्डा है। गाजा से ही इजरायल पर हमले हुए और रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना इतनी तबाही क्यों मचा रही है? एक तर्क यह भी है कि यह इजरायल का ऑयल मिशन हो सकता है। इतिहास गवाह है कि इजरायल ने जब जब युद्ध किया है, फिलिस्तीन की जमीन का बड़ा हिस्सा इजरायल के कब्जे में गया है। इजरायल क्या चाहता है, इसका इशारा इजरायली खुफिया विभाग के मंत्री गिला गेमेलियल के एक बयान से मिला है। मंत्री गिला गेमेलियल के मुताबिक जंग खत्म होने के बाद दुनिया की तमाम संस्थाएं गाजा को पुनर्स्थापित करने में जुटेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने के बजाय विस्थापित किया जाए, उसे दुनिया के किसी और हिस्से में शिफ्ट किया जाए। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि इजरायल गाजा, हमास और फिलिस्तीन जैसे तमाम नामों से पूरी तरह से मुक्ति चाहता है, ताकि उसके गैस और तेल के ठिकानों पर किसी तरह का खतरा ना रहे। गाजा और वेस्ट बैंक के करीब कई इलाकों को लेकर इजरायल के बड़े सपने और उम्मीदें हैं। गाजा से सटा हेलिट्स ऑयल फील्ड, वेस्ट बैंक के पास मेगेस ऑयल फील्ड से इजरायल को बड़ा मुनाफा हो सकता है। भूमध्य सागर में मौजूद गाजा मरीन गैस फील्ड पर भी इजरायल कब्जा करना चाहता है। माना जा रहा है कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक का पूरा शासन इजरायल अब अपने कब्जे में रखेगा, ताकि कभी भी इजरायल विरोधी गुट पनप ना सके। इजरायल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेस्ट बैंक के सिर्फ 40% हिस्से में ही इजरायल का कंट्रोल नहीं है। वेस्ट बैंक को फतेह मूवमेंट का फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजरायल मिलकर चलाते हैं। 40% हिस्से पर पीएलओ और 60% हिस्से पर इजरायल का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक को कंट्रोल करना इजरायल के लिए इसलिए आसान है क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलहाल 3 तरह के इलाके हैं।
ओस्लो समझौते की शर्तों के मुताबिक एरिया ए फिलिस्तीनी प्रशासन और पुलिस नियंत्रण में है। ये वेस्ट बैंक का 18% हिस्सा है। एरिया बी फिलिस्तीनी प्राधिकरण इजराइल की सेना के नियंत्रण में है। ये वेस्ट बैंक का लगभग 22% हिस्सा है। एरिया सी पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा है। ये वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा है। माना जा रहा है कि अब इजराइल पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करेगा और फिलिस्तीन नाम के वजूद को ही दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने हमास से एयर डिफेंस को उड़ा दिया। खेरसॉन में यूक्रेनी सेना का पलटवार देखने को मिला है। क्या गाजा युद्ध के चलते अरब वर्ल्ड विश्व युद्ध की आग में झुलसने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? क्या अरब में पहली बार एटमी विस्फोट होने वाला है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि 12 घंटे के बाद जैसे ही सीज फायर खत्म होगा, जैसे ही इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होगा, तभी ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ बैटल ग्राउंड में कूद जाएगा। और जानते हैं, ईरान के टारगेट पर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी रहेगा। और शायद यही वजह है कि अरब में छिड़ी न्यूक्लियर रेस में महाशक्ति अमेरिका भी पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कागजी सीजफायर का दी एंड होने वाला है। और इसके साथ ही गाजा युद्ध के विनाशक फेज का आगाज होने वाला है। जिसमें सिर्फ इजराइल या फिर हमास के लड़ाके ही नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ ईरान भी उतरेगा। वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। सिर्फ 12 घंटे का वक्त बचा है और इन 12 घंटों के बाद कथित सीज फायर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मगर इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यह इनपुट मिला है कि साउथ गाजा की जंग में जल्द ही ईरान एंट्री मार सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ हमले कर सकता है। अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमला हो सकता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में ईरान बड़े अटैक कर सकता है। जी हां, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जैसे ही साउथ गाजा में इजरायली ऑपरेशन शुरू होगा, इस बार आईडीएफ का पलटवार ईरान करेगा, वो भी अपनी प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर। लेकिन सबसे सन्न करने वाली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका को टारगेट करने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि पहली बार मिडिल ईस्ट में एटमी वॉर का आगाज हो सकता है, जिसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि ईरान ही करेगा। शायद यही वजह है कि ईरान के जंगी तेवर को देख महाशक्ति अमेरिका ने भी अरब वर्ल्ड में खलबली मचाने के लिए, अपने सहयोगी देश इजराइल को बचाने के लिए फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका अकेला नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ अरब वर्ल्ड में एंट्री मार रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 15 साल बाद अमेरिका के परमाणु बम ब्रिटेन को ट्रांसफर।
यूएस का B-2 स्पिरिट बॉम्बर B-61-12 एटम बम से लोड ब्रिटेन ने अपने 8 युद्धपोत सुएज कैनाल की तरफ रवाना किए। नॉर्वे और जर्मनी सुपरसोनिक हथियार बनाने की तैयारी में जुटे। अमेरिका और उसके सहयोगियों का यूं एक्शन में आना, अपने एटमी विनाशकों को धार देना, इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि गाजा युद्ध की आंच अब पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी चपेट में लेने वाली है। यकीन मानिए, अगर अरब में युद्ध छिड़ा तो इस बार अरब की जंग गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर विनाशकों से लड़ी जाएगी, जिसे जंग का सबसे विध्वंसक हथियार माना जाता है। आपको बता दें कि इजराइल पहले ही ये मांग कर चुका है कि जब तक मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका खुद नहीं उतरेगा, जब तक सुपर पावर अपनी ताकत के दम पर ईरान को काबू में नहीं करेगा, तब तक इजराइल का जीतना तो छोड़िए, मिडिल ईस्ट का नक्शा तक बदल सकता है। हालांकि अब तक बाइडेन खुद सीज फायर के पक्ष में थे, मगर बीते 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बाइडेन का माथा ठनक गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यमन में हूती विद्रोहियों ने यूएस वॉरशिप पर ड्रोन अटैक किए। ईरान और रूस के बीच 70 लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ। इसके अलावा इराक में यूएस सैन्य अड्डों पर हमले किए गए। सीरिया में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने मिडिल ईस्ट में जो आक्रामकता दिखाई, उससे अमेरिका के होश फाख्ता हो गए। वहीं इजराइल भी सन्न रह गया, क्योंकि अगर ईरान ने जंगी मोर्चा संभाला, अगर वो गाजा युद्ध में कूदा, तो फिर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़कना तय है। और यकीनन इसका खामियाजा इजराइल तो भुगतेगा ही, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पर्दे के पीछे ईरान के साथ रूस खड़ा है। ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। मुमकिन है कि रूस के इशारे पर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो, गाजा की जंग विश्व युद्ध में तब्दील ना हो, उसमें ईरान और रूस का दबदबा ना बढ़े, इसके लिए अमेरिका ने अभी से मिडिल ईस्ट के चारों तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट पर जंगबाजों की तैनाती कर दी है। वो भी एटमी हथियारों के साथ, ताकि ईरान की न्यूक्लियर सनक का पलटवार उसी अंदाज में दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि यूक्रेन का रूसी कमांड पर हमला देखने को मिला है। डोनेट्स्क की रूसी कमांड पर यह हमला किया गया। रूस की सैन्य पोस्ट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया इस हमले में। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका बढ़ने से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ युद्ध में उतरने का दबाव है। दो मोर्चों पर अमेरिका बुरी तरह घिर चुका है। अब बाइडेन युद्ध नीति बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस बड़ी तबाही की तैयारी कर चुका है। इस बीच बाइडेन को डर है कहीं यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान न बन जाए, जिससे उसे भारी नुकसान उठाकर वहां से भागना पड़े।
इस सर्दी में इतना बड़ा बारूदी जलजला आएगा जिसमें यूक्रेन तहस नहस हो जाएगा। और ज़ेलेंस्की का क्रीमिया जीतने का ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन जंग हारने वाला है। ज़ेलेंस्की सरेंडर पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बन चुका है। इस सब का फायदा रूस उठाएगा। वो मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका और नेटो आखिर क्यों यूक्रेन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका बिना लड़े फंस गया है। उधर मिडिल ईस्ट में भी ईरान ने उसकी घेराबंदी कर ली है। यही वजह है कि रूस बेहद तेजी से एक प्लानिंग के तहत यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। अवदीव्का जीतने के बाद रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से पूर्व और दक्षिण यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिकों में भगदड़ की स्थिति बन गई है। हथियारों की कमी से वो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि रूस ने सर्दियों में यूक्रेन को हराने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक सीक्रेट तौर पर मिसाइल तैयार की जा रही है। इसी तरह ड्रोन का भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह थक जाएंगे, तब मिसाइल स्ट्राइक से रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका घिर गया है। अगर वो इजराइल का साथ नहीं देता तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर ला देंगे। इसका असर यह होगा कि अरब देशों के बीच अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। यानी अमेरिका ना तो यूक्रेन मोर्चे पर कुछ कर सकता है और ना ही मिडिल ईस्ट में हालात उसके काबू में है। और स्थिति अफगानिस्तान में 20 साल चले युद्ध से अमेरिका को भागना पड़ा था। हथियार छोड़ और दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट को छोड़ अमेरिकी सैनिकों ने तय समय सीमा से अफगानिस्तान खाली कर दिया था। यूक्रेन में भी हालात उसी तरफ जाते दिख रहे हैं। जीतने की सारी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। दरअसल 2010 से 2012 के बीच 1 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे। इस दौरान 2400 सैनिकों की जान चली गई। 2011 और 2012 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर करीब 45 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2020 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में सिर्फ सेना पर ही 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया है। कॉस्ट ऑफ वॉर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में करीब $3 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया। ये खर्च भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत की जीडीपी ने हाल ही में $3 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल किया है। यूक्रेन में अमेरिका खुद को फंसा हुआ पा रहा है, इसलिए सेफ एग्जिट की प्लानिंग में है, यानी सम्मानजनक स्थिति बनाई जाए। इसकी जिम्मेदारी नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग को दी गई है, क्योंकि नेटो भी ये मान चुका है कि इन हालात में यूक्रेन का जंग जीतना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन को F-16 मिलने के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदलने वाली। हमें लंबी जंग के लिए तैयार रहना होगा, यानी या तो लंबा युद्ध लड़ो या फिर समझौता करो। और अमेरिका फिलहाल इस परिस्थिति में नहीं है कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दोनों जगहों पर लंबा युद्ध लड़े। इसलिए अमेरिका फोकस मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट कर रहा है। और ये तस्वीर साफ हो गई जब यूक्रेन रूस युद्ध और अरब में बढ़ते तनाव पर नेटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग ब्रसेल्स में हुई, जिसमें रूस की शर्तों पर समझौते का रास्ता निकालने का मुद्दा भी उठा। क्योंकि नेटो ये बात समझ चुका है कि सर्दियों में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी से विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वालेरी काउंटर ऑफेंसिव में फेल हुए हैं। इसी का नतीजा है कि रूस इतना हमलावर है कि खेरसॉन में बढ़त बना चुका यूक्रेन अब डिफेंसिव मोड में आ गया है। उसके सैनिक वहीं रुक गए हैं, जबकि रूसी सैनिक आगे बढ़ते हुए तबाही मचा रहे हैं। यहां तक कि टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बदले में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति सिर्फ खेरसॉन और उसके पास के इलाके में है। बाकी जगहों पर रूस हावी है।
यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता ओलेक्जेंडर शटकोन के मुताबिक रूस ने अपने तोपखाने की आग और हवाई हमलों को दोगुना कर दिया है, साथ ही बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जबकि नेटो को डर है कि जब रूस मिसाइल स्ट्राइक करेगा तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, आर्थिक तौर पर भी और उसके वर्चस्व को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेनी सेना को चित्त करने के लिए ज़ेलेंस्की ब्रिगेड में खलबली मचाने के लिए पुतिन की फौज ने सॉलिड डिफेंस और विध्वंसक अटैक का प्लान तैयार किया है, जिसमें मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल होगा या अपग्रेडेड वेपन। और जानते हैं इस कड़ी में पुतिन ने किन वेपन्स को पहले से ज्यादा विध्वंसक बनाया है। पहला हथियार है क्लस्टर बॉम्ब और दूसरा हथियार है एंटी ड्रोन जैमर। आखिर कैसे ये दो वेपन यूक्रेनी सेना के लिए काल साबित होंगे, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन जंग का विनाशक दौर अब शुरू होने वाला है। पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में हमले होने वाले हैं। और जानते हैं इस बार पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो यूक्रेन की सरजमी और उसकी सेना के लिए काल साबित होने वाले हैं। जी हां, रूसी डिफेंस की तरफ से जो ताजा अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ आर पार की जंग में इस बार रूसी सेना मॉडिफाइड वेपन्स का इस्तेमाल करेगी। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम है मॉडिफाइड RBK 500 क्लस्टर बम, ड्रोन आइडेंटिफायर जैमर। जहां मॉडिफाइड RBK 500 क्लस्टर बम का इस्तेमाल पुतिन की ब्रिगेड सदर्न यूक्रेन में करेगी, वहीं ड्रोन आइडेंटिफायर जैमर को रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में तैनात किया है। लेकिन सबसे पहले बात रूस के क्लस्टर बम की, जो कि एक ऐसा विनाशक है जिसका इस्तेमाल युद्ध में नाजायज है, जिसे दुनिया के करीब 100 देशों ने बैन कर रखा है, जिसके प्रहार भर से भी भीषण नरसंहार हो सकता है। अब उसी प्रलयंकारी बम से यूक्रेन में रूस तबाही मचाएगा। RBK 500 क्लस्टर बम के मॉडिफाइड वर्जन से यूक्रेनी सरजमी को दहलाएगा। क्योंकि रूस ने RBK 500 क्लस्टर बम का ग्लाइड वर्जन तैयार किया है, जिसके चलते RBK 500 पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। RBK 500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह RBK 500 में विंग्स लगाए गए हैं। यानी मॉडिफाइड RBK 500 क्लस्टर बम किसी ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन पर, और तबाही क्लस्टर बम जैसी भीषण और भयावह होगी। हालांकि पहले भी रूस डोनेस्क में RBK 500 क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर चुका है, मगर इसके मॉडिफाइड वर्जन को खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। वहीं बात अगर रूस डिफेंस के ड्रोन आइडेंटिफायर जैमर की करें तो इसे रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट ने सेवेस्तोपोल में तैनात किया है, ताकि काला सागर की तरफ से अगर ड्रोन अटैक होते हैं तो उन्हें नाकाम किया जा सके।
इतना ही नहीं, क्रीमिया पर भी जिस तरह यूक्रेनी सेना ड्रोन अटैक करती है, उसे भी पावरफुल एंटी ड्रोन जैमर की मदद से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीज फायर खत्म होते ही हमास फिर से हमलावर हो गया है। उधर इजराइल भी बम बरसा रहा है। इस बार हमास रूसी हथियारों से इजराइल में बड़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि हमास तक रूसी हथियारों की खेप पहुंच चुकी है और ये खेप उसे रूसी बंधकों की रिहाई के बदले में मिली है। यानी इजराइल की नाक के नीचे हमास ने रूस से सीक्रेट डील करके बता दिया कि उसके मंसूबे कितने खौफनाक हैं। हमास के एक सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है, जिसने अमेरिका और इजराइल की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के पास हथियारों की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। जिससे हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से कर सकता है। और ये डील उन बंधकों की आड़ में हुई जिन्हें हमास ने छोड़ा है। येलेना रुपेनोव, इरेना ताती, हमास की कैद से छूटी दोनों महिलाएं रूसी नागरिक हैं। दोनों को सकुशल वापसी पर रेड क्रॉस और इजराइल दोनों ने मुहर लगा दी है। सीज फायर खत्म होने से ठीक पहले येलेना और उनकी मां इरेना को रेड क्रॉस के वाहन में राफा क्रॉसिंग के पास छोड़ा गया। इन्हें रिलीज करने पर हमास की तरफ से कहा गया, 2 इजरायली महिलाओं जो रशिया मूल की हैं, उन्हें पुतिन के सम्मान में छोड़ा गया है, जिन्हें छोड़ने के लिए रूस की तरफ से आग्रह किया गया था। सवाल उठ रहा है कि इजराइल में नरसंहार करने वाला हमास रूस के लिए इतना दरिया दिल कैसे हो गया, जबकि उसने इजरायली बंधकों को छोड़ते वक्त दोबारा हमले की धमकी दी थी। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा खेल है। रूसी बंधकों को छोड़ने के लिए एक बड़ी डील हुई। रूसी बंधकों को छोड़ने के लिए हमास को हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाई गई। हथियार सीरिया पहुंचाए गए, वहां से PIJ के जरिए हमास तक उन्हें पहुंचाया जाना तय हुआ। यानी हमास ने रूसी बंधकों की आड़ में तबाही मचाने का सामान लिया, जिससे वो इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर सके। इस डील को लेकर किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाई। बंधकों की रिहाई पर रूस की तरफ से कहा गया, रूसी नागरिकों को छोड़े जाने पर हम इजराइल के उन रूसी डिप्लोमैट्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो लगातार हमास के संपर्क में थे। रूस की तरफ से इजराइल की कोशिशों पर कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले एक और रूसी नागरिक रॉन रेवॉय को हमास ने छोड़ा था, जिसका नाम बंधकों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसे छोड़ा जाना साफ तौर पर हमास और रूस की सीक्रेट डील की तरफ इशारा करता है, जिसमें हमास को मिले रूसी हथियार कहीं इजराइल में फिर से बारूदी जलजला ना ला दें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिण अमेरिका में युद्ध का एक नया फ्रंट खुलने के आसार बन चुके हैं। आशंका है कि दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना, वेनेजुएला और ब्राजील के बीच जंग छिड़ सकती है। ब्राजील की इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट पर वेनेजुएला बॉर्डर के नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। ये विवाद है गुयाना और वेनेजुएला के बीच, जो दक्षिण अफ्रीका की क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बन गई है। ये ब्राजील के सैन्य वाहन हैं जो वेनेजुएला बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि एक क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और युद्ध की जड़ है जमीन का एक बड़ा टुकड़ा। वेनेजुएला का पड़ोसी देश है गुयाना। गुयाना का एक क्षेत्र है एस्क्विबो। एस्क्विबो पर वेनेजुएला अपना दावा करता है। ब्राजील की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबर दी है कि इस पर कब्जे के लिए वेनेजुएला गुयाना पर हमला कर सकता है। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और गुयाना के बीच बहने वाली नदी एस्क्विबो से ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। दोनों देशों के बीच एस्क्विबो का विवाद पुराना है। वेनेजुएला पर स्पेन का शासन था।
वेनेजुएला कहता है कि स्पेनिश शासनकाल में एस्कोबो उसकी सीमा में था। 1899 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत एस्कोबो गुयाना को दे दिया गया। 1962 में इस समझौते को वेनेजुएला ने गलत बताया। वेनेजुएला 1960 के दशक से एस्कोबो क्षेत्र पर दावा करता है। एस्कोबो में गुयाना के नेटिव लोग रहते हैं। 3 दिसंबर को वेनेजुएला यहां जनमत संग्रह करा रहा है। हालांकि एस्कोबो क्षेत्र के लोग जनमत संग्रह के खिलाफ हैं और गुयाना के साथ रहना चाहते हैं। I will tell you the truth. Nobody, indigenous people, are not prepared for any takeover. Nobody has informed us actually. Now it is being put on the table by us here as leaders trying to inform our people of the dangers that is above us. रिपोर्ट है कि वेनेजुएला जनमत संग्रह में हारा तो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जंग छेड़ सकता है। एस्कोबो 1,59,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह गुयाना की जमीन का 2/3 हिस्सा है। 2015 में एक्सॉन मोबिल नाम की कंपनी ने कहा कि एस्कोबो में तेल का बड़ा भंडार है। यहां कीमती खनिज और धातुएं भी हैं। गुयाना इस क्षेत्र से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता है, लेकिन इस एस्कोबो पर वेनेजुएला की नजर है और इसके एक नहीं कई कारण हैं। एस्कोबो क्षेत्र वेनेजुएला में एक भावनात्मक मुद्दा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसको अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। वेनेजुएला में 2024 के मध्य में चुनाव है। राष्ट्रपति पद के लिए प्राइमरी चुनाव शुरू हो चुके हैं। एस्कोबो मुद्दे पर मादुरो को जन समर्थन मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला एस्कोबो क्षेत्र के तेल और खनिज पर भी कब्जा चाहता है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देश के चुनाव में राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसीलिए दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और गुयाना के बीच एस्कोबो का मुद्दा और जोर पकड़ रहा है और यहां शांति भंग होने का खतरा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की के लिए खबर अच्छी नहीं है। अगले 3 महीनों के अंदर ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट हो सकता है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की विदाई की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की से बाइडेन क्यों खफा हो गए हैं। सवाल यह भी है कि अगर ज़ेलेंस्की को हटाया गया तो यूक्रेन में उनकी जगह कौन लेगा। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं और कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने का इंतजाम कर दिया है। तो दूसरी तरफ हथियारों और गोला बारूद से लगातार यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका भी अब ज़ेलेंस्की से नाखुश होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ही अमेरिका के इशारों पर ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाया जा सकता है। चीन के मीडिया रिपोर्ट पर यकीन करें तो ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी भी पूरी कर दी गई है। चीन के मीडिया का दावा है अगले 3 महीनों में यूक्रेन की सत्ता में बड़ा फेरबदल दिख सकता है। इस दावे के मुताबिक यूक्रेन में फरवरी में तख्ता पलट हो सकता है। बुदानोव या वैलेरी ज़ालुझनी को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। किरिल बुदानोव यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस चीफ हैं, जबकि वैलेरी ज़ालुझनी यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। चीन के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ज़ेलेंस्की को हटाकर अब ज़ालुझनी और बुदानेव के हाथ में सत्ता देना चाहता है। चीन से एक बार फिर एक खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा है। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस बांटने वाले इस देश से एक बार फिर वैसी ही बीमारी फैल रही है। चिंता की बात यह है कि इस बार बच्चे इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। सीने में जकड़न और बुखार देने वाली इस बीमारी को लेकर दुनिया के कई देशों में अलर्ट है। एक रिपोर्ट के बाद ये आशंका है कि चीन की ये बीमारी नीदरलैंड्स तक पहुंच गई है। चीन के अस्पतालों में फिर भीड़ लग रही है। अस्पतालों में बिस्तर की कमी पड़ रही है। हर दिन छोटे छोटे हजारों बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं।
हालात वैसे ही जैसे कोरोना वायरस के अटैक के शुरुआती दिनों में थे। चीन ने फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चीन के अस्पतालों में इन दिनों बड़ी तादाद में बच्चे भर्ती हो रहे हैं। सभी बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण हैं। गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बच्चों को कोरोना की तरह ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कई दिनों तक बुखार रह रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। बीमारी से बचने के लिए बच्चों को मास्क लगाने के लिए कहा गया है। चीन में हर दिन करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। चीन के बाद नीदरलैंड्स में भी अब कई बच्चे बीमार हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि चीनी ऑफिशियल अथॉरिटी ने इसे रहस्यमय निमोनिया बताया है, जिसका कोई इलाज अभी चीन के पास नहीं है। कोरोना की तरह ही चीन इस रहस्यमय बीमारी पर ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। डर है कि कोरोना की तरह यह बीमारी भी चीन से पूरी दुनिया में फैल सकती है। फिलहाल चीन के पड़ोसी देश ताइवान ने बच्चों को लेकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।